जब तक वॉर प्रॉफिटेबल होंगे वॉर्स होते रहेंगे, जहां पर पीस प्रॉफिटेबल होगा तो पीस होगा। यहां पर प्रॉफिट का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट में अभी रशिया यूक्रेन के बीच में पीस है, या फिर ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसके अंदर कुछ लेयर्स हैं। यानी कि यूएसए के कुछ जियो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं जो इस समय ट्रंप देख रहे हैं, जो तब रिजॉल्व होंगे जब यहां पर पीस स्टैब्लिश होगा। आप इसको बिल्कुल ये ना मान लें कि ट्रंप का स्टैंड वर्ल्ड ओवर पीस का होगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी, यूएस की पॉलिटिकल माइट इज बिल्ट ऑन क्रिएटिंग वॉर्स एंड देन स्टॉपिंग वॉर। कई बार दोनों पार्टीज में वॉर, जैसे ईरान और इराक के बीच में वॉर, दोनों पार्टी को वो हथियार सप्लाई कर रहा था। तो एकदम से कैसा हुआ कि भाई ट्रंप इज सेइंग कि 2020 में अगर मुझे इलेक्ट करते तो ये वॉर होता ही ना, मुझे इलेक्ट कर लो तो 24 घंटे में वॉर खत्म। लेकिन ये इतनी सीधी सीधी बातें नहीं हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे, जरा समझते हैं। ये देखिए, ट्रंप ने डिक्लेयर किया हुआ है दैट ही इज अ आइसोलेशनिस्ट। अगर आपने ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस की कुछ स्पीचेस देखी हो तो कमला हैरिस का स्टैंड था कि अगर वो जीतती तो उनका कहना था कि नेटो को सपोर्ट जाएगा, स्पेंडिंग बढ़ाई जाएंगी, यूक्रेन को सपोर्ट होगा। लेकिन ट्रंप ने वेव को समझा। भाई डेमोक्रेसी है, अल्टीमेटली जनता क्या चाहती है मैटर करता है। उनकी खुद की रिपब्लिकन पार्टी में 48% ऐसे लीडर्स थे जिनका मानना था शुरुआत में कि हाँ, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट भी इस बेसिस पे किया जाता है कि आपका फ़ायदा क्या है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किया और क्लियर कट कहा कि भाई क्लियर स्टैंड है, क्योंकि क्लियर स्टैंड इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स पावर। जो सबके साथ है वो किसी के साथ नहीं है। तो क्लैरिटी जब लाई तो उसके बाद 48% वाला जो रेड वाला आंकड़ा है, ये रिपब्लिकन पार्टी के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बढ़ता चला गया और उसके फलस्वरूप अभी हमने ट्रंप की जीत देखी। मतलब ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा था। अब ट्रंप के जो चीफ रहे हैं सिक्योरिटी के, तो उन्होंने जो पेपर इशू किए थे इससे पहले, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले, सो उनका कहना था 3 रीजन है जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन के बीच में पीस यूएसए के लिए फायदेमंद रहेगा। पहला, यूक्रेन स्टेगनेंसी में है, यानी कि खड़ा उसके साथ हुआ जाता है जिसकी जीतने के आसार हों। बात समझ में आ रही है? यानी कि ट्रंप का मानना है $70 बिलियन तो ऑलरेडी हो चुके हैं स्वाहा, अब आगे बढ़ाते रहेंगे और वहां पर यूक्रेन स्टेगनेंसी में है, मतलब यूक्रेन जीतने वाला नहीं है। तो ऐसे में भाई साहब ये तो वाली बात हो गई कि जब तक आप और अपने देश में क्राइसिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बेटर है कि अभी मान जाओ, $70 बिलियन गए, लेकिन भाई साहब अब इसको 150 तो मत बनाओ। सो दैट इज व्हाट ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स थॉट। दूसरा, अभी नेटो ने एक रिपोर्ट इशू करी और बताया कि 10,000 ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया से रशिया में बैठे हैं। 10,000 और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर ट्रंप का मानना है कि भाई साहब पुतिन को नाराज करते रहोगे, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते रहोगे, तो एक तरीके से तुम अमेरिका के लिए अब प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। यहां पर नॉर्थ कोरिया, आप सब जानते हैं, किम जोंग उन, उनका तो क्लैरिटी है कि भाई साहब वो धमकी देते रहता है न्यूक्लियर वॉर की। उधर पुतिन, इधर ईरान और चाइना, इसका एक जो अलायंस है वो कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड ऑर्डर को इनकी तरफ शिफ्ट करने के लिए एक मेजर क्लैश क्रिएट कर दे। इस समय पर वर्ल्ड वॉर 3 होना वो यूएसए के लिए फायदेमंद नहीं है। तो भाई साहब एक यूक्रेन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इनकी अलायंस को आप स्ट्रांग कर दो, मतलब अपने दुश्मनों को साथ लाना अपनी गलती की वजह से। भाई साहब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी जियोपॉलिटिक्स में? तो दुश्मनों को इतने करीब मत लाओ, राइट। नेक्स्ट, लो एम्यूनिशन। रीसेंट डेटा बताता है कि ऑलरेडी यूएसए यूक्रेन को एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, साथ में इजराइल को कर रहा है। जानते हैं ना, इजराइल वर्सेस ईरान, हमास, ये इशू चल रहा है। और जो रैंड कॉर्पोरेशन है उनका मानना है कि इस समय पर अगर चाइना ने फायदा उठा लिया ना कि अच्छा तुमने तो अपने एम्यूनिशंस को बहाया हुआ है कि इधर भी दे रहे हो उधर भी दे रहे हो, तो चलो वॉर कर लेते हैं। तो रैंड कॉर्पोरेशन का मानना है 2 से 3 वीक का ही एम्यूनिशन है यूएसए के पास, तो इतना क्रिटिकली लो है। तो भाई साहब आप क्यों भिड़ रहे हो? फिर आप अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले देखो, बाद में आएगी यूरोपियन सिक्योरिटी, राइट। अब ट्रंप ये वॉर को एंड कैसे करेंगे?
तो इससे पहले 2014-15 की बात करें तो वहां पर मिन्स्क एग्रीमेंट चर्चा में आता है, जो रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट है कि भाई साहब क्रीमिया हमारा है, वापस लेंगे। पुतिन आपको जाना पड़ेगा क्रीमिया से भी, डॉनबास रीजन से भी जाना पड़ेगा। एंड पुतिन इज लाइक ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब तुम कह रहे हो कि डॉनबास रीजन से भी चले जाएं जो ऑलरेडी हमारे पास है, क्रीमिया से चले जाएं जो 2014 में वहां के लोगों ने कह दिया था, जो रेफरेंडम रशिया ने कराया था। कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो गड़बड़ी हुई थी, लेकिन जब जनता ही कह रही थी कि भाई हम रशिया के साइड हैं, तुम कह रहे हो हम यहां से छोड़ के चले जाएं। तो यूक्रेन का कहना है यूरोपियन पावर्स से कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर, यूनाइटेड नेशन के लेवल पर एक रूल है, राइट टू सेल्फ डिटरमाइन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट यू वांट। यानी कि वहां की जनता के ऊपर अधिकार है ना भाई उनका। क्यों? क्योंकि वहां की जनता चाहती है यूक्रेन के साथ, तो भाई जनता को डिसाइड करने दो रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ। रेफरेंडम तो होना चाहिए। तो रशिया ने कहा हमने तो रेफरेंडम करा लिया, और पता कितने परसेंट लोग कह रहे हैं रशिया की तरफ जाना? 99% पीपल आर सेइंग मदर रशिया। तो यानी कि पुतिन इज सेइंग कि बेटा 1/5 ऑफ द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन हैज बीन एनेक्स्ड, एंड एनी कन्वर्सेशन रिगार्डिंग एनी पीस फॉर्मूला दैट ट्रंप में सजेस्ट विल एक्चुअली स्टार्ट जब 1/5 जो है इसको भूल जाओगे। ये इनका कहना है। इनका कहना है 2015 वाले में भी क्रीमिया की तो बात हुई नहीं थी। उस समय पर भी बात क्या हुई थी, क्रीमिया तो गया, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट, इसको हम यहां पर डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन है, तो उसमें कुछ पार्ट था जहां पर रशियन फाइटर्स जो थे उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था। तो मिन्स्क एग्रीमेंट में यह कहा था कि ठीक है फिलहाल इस रीजन को हम ऑटोनॉमी रखेंगे, और फिर ग्रेजुअली ये रीजन जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है यूक्रेन में। तो ये आइडिया था, ठीक है। लेकिन रशिया का कहना है भाई डील होती है आज की पोजीशन से, तब की पोजीशन से थोड़ी ना, आज की पोजीशन देखो। तो आज की पोजीशन देखिए इनका क्या कहना है। यह है ट्रंप का जो प्लान है, जो जेडी वेंस इनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा कि देखो पहली बात सीज फायर कर लो इस पूरी लाइन पर। यह करीब 1300 किलोमीटर की लाइन है, अब इस पर कॉन्फ्लिक्ट को आगे मत बढ़ाओ। दूसरा इन्होंने कहा यूक्रेनियन न्यूट्रलिटी, यानी कि पुतिन को गुस्सा इस बात से है कि यार तुम बार बार नेटो की बात करने लगते हो कि नेटो में शामिल होगे, उसकी वजह से तो फिर तुम अपनी फोर्सेस को यहाँ पर, नेटो फोर्सेस को यहाँ पर स्टेशन कर दोगे, और यहाँ पर ये जो ईस्टर्न साइड है रशिया की, यहीं पर तो मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, कैपिटल मॉस्को सब यहीं है, तो थ्रेटन कर रहे हो, ये नहीं बर्दाश्त। तो जेडी वेंस ने कहा हाँ भाई यूक्रेन तुम न्यूट्रलिटी एक्सेप्ट कर लो, तभी जो है पुतिन टेबल पर आएंगे, तभी बातें मानेंगे। नेटो, अब जैसे ही सीज फायर आप कर दोगे तो नेटो यहां पर फिर नहीं आएगी, यानी कि नेटो इस सीज फायर का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये देखने नेटो नहीं आएगी। यहां पर आप यूएन पीस कीपिंग मिशन को लाओ या अदर यूरोपियन फोर्सेस को ला सकते हो जो यूक्रेन की साइड से केवल ये देखें कि हाँ भाई देखो सीज फायर जो है, सीज फायर मतलब एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं होगी, केवल इसको देखा जाएगा। अब यहां पर इनका कहना है, इन सारी कन्वर्सेशन को सुनकर, व्हाट जेडी वेंस इज सेइंग, व्हाट ट्रंप इज सेइंग, तो इनका कहना है भाई ये बताओ यूएसए तुम किसके साथ हो, मेरे साथ हो कि उनके साथ हो? तो ट्रंप इज लाइक मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड जेलेंस्की इज लाइक यार उंगली तो तुम उसकी तरफ को कर रहे हो, मेरे कहां साथ हो? कह रहे नहीं मैं तुम्हारे ही साथ हूं। मतलब इनका कहना है कि भाई साहब 1/5 ऑफ माई टेरिटरी क्रीमिया जा चुका है, उसके बाद ये लुहांस्क डोनेट्स्क रीजन, यहां पर करीब 80% एरिया जो है ऑलरेडी रशिया ने कब्जाया हुआ है। इसके बाद ज़ेरफोजिया एंड खैरसन रीजन, इसमें लगभग 70%। तो ये एरिया तो ऑलरेडी एनेक्स कर रखा है। तो यूक्रेन की 1/5 टेरिटरी ऑलरेडी रशिया के पास है, और आप इसमें मुझसे रिलैक्सेशन करने की बात कर रहे हो, ये इंडिकेशन दे रहे हो। तो मतलब जहां से मैंने युद्ध को शुरू किया था, जनता ने मुझे लीडर माना था, इतने भारी मात्रा में यूक्रेनियंस खत्म हो गए, वो क्या सोचेंगे कौन हूं मैं लीडर? मतलब जिसने देश की 1/5 टेरिटरी को दे दिया, और अब जो है पहले कह रहे थे कि पूरा देश अपना है, इसको वापस ले लेंगे। अब यहां पर देखिए एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया था कि भाई पीस प्लान का क्या होना चाहिए, जैसे इलेक्शंस करा दो इन वाले एरियाज में जहां पर अभी रशिया का एनेक्सेशन है। तो रशिया फाइनली जो है यूएन के अंडर वो इलेक्शंस होंगे, फिर डिसाइड होगा वो किसकी तरफ जाएंगे। क्रीमिया वाले पार्ट पर पुतिन का भी कहना है देखो क्रीमिया अपना है 2014, राइट। पुतिन का कहना 2014 ही नहीं, क्रीमिया बहुत पहले से रशिया का ही पार्ट था। वो तो 1954 में जो उस समय के लीडर थे क्रुश्चेव, उन्होंने गलती की थी।
अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के चक्कर में उन्होंने सोचा यूक्रेन के जो एलीट हैं उनको खुश करेंगे। जब यूएसआर का पार्ट ही होता था यूक्रेन, लेकिन कुछ ऑटोनॉमी होती थी, उनको खुश करने के लिए एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था। तो एलन मस्क भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो वो तो उस समय की गलती थी, तो देखो क्रीमिया तो इन्हीं का रहना चाहिए, वाटर सप्लाई क्रीमिया को मिलती रहनी चाहिए और यूक्रेन जो न्यूट्रल हो जाए, वो नेटो की बात ना करे, तभी जाकर कोई पीस प्रोसेस हो सकता है। अब ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट पब्लिश करी, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप कहेंगे कि यूक्रेन तुम नेटो को भूल जाओ। कारण, ट्रंप चाहेंगे नेगोशिएशन करना फ्रॉम स्ट्रेंथ, फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि अगर पहले से ही आप नेगोशिएशन फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस करोगे तो पुतिन आपसे और बहुत कुछ मांगेंगे, बहुत सारे एरियाज पर वो क्लेम कर लेंगे। आपको कहीं बीच का रास्ता यहां पर निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी ऑन फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि आप कुछ ऐसा डिक्लेरेशन करना कि भाई 20 साल तक कम से कम जो है यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, 20 साल बाद फिर रिव्यू किया जाएगा। तो ऐसे में फिर ये जो पुतिन है वो कहेंगे नहीं यार 20 साल नहीं, इस पे हम नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो यानी कि नेगोशिएशन के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा रखो जो दूसरों के लिए टफ हो। तो अब टेबल पे भाई लाओगे कैसे आप यूक्रेन को और रशिया को, ये पॉइंट उठता है। तो इनका प्लान क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो यूक्रेन को जो सपोर्ट है उसको हम बंद करने की बात करेंगे या कम करने की बात करेंगे। ऑलरेडी $70 बिलियन के आसपास स्वाहा हो चुके हैं इनके। नाउ अब बात यह है कि चलो इनके साथ तो आप ये कर लोगे, रशिया के साथ क्या करोगे? क्योंकि रशिया का यहां पर एक मैसेज आ रहा है जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, ऐसा लगता है कि 24 घंटे में वॉर खत्म, ये तो एक रिल्म ऑफ फैंटेसी है। अब आप कहेंगे कि यार पुतिन को तो खुश होना चाहिए भाई, 24 घंटे में ट्रंप जो है वॉर खत्म करा रहे हैं, लेकिन आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सोचना होता है ना। अगर आप कहेंगे हाँ ट्रंप आप करा दीजिए 24 घंटे में, अरे वी वेलकम दिस स्टेप, नहीं, आप चाहते हैं कि वो वॉर खत्म हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, लेकिन आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे ऐसे, ठीक है लेट्स लुक क्या होता है इसमें। ट्रंप रेस्पॉन्डेड, अगर मान लीजिए पुतिन ने मना कर दिया, वो अपनी पोजीशन स्ट्रांग दिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि वो चाहते हैं कि भाई और ज़्यादा इस पे अपना क्लेम सॉलिडिफाई हो जाए, तो फिर पुतिन क्या करेंगे? तो पुतिन फिर अगर पुतिन ने ऐसा कह दिया तो ट्रंप क्या करेंगे? तो हो सकता है ट्रंप वो करें जो इससे पहले वो एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पुतिन को बताएंगे कि हम अपनी जो अभी तक के एफर्ट्स हैं यूक्रेन को वो हम डबल डाउन कर देंगे। अगर वो एफर्ट्स डबल डाउन हो गए तो भाई साहब फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पुतिन और ट्रंप में तो यार बड़ी अच्छी दोस्ती है। ऑन सेवरल ओकेजन्स 2016 से 20 के बीच में हमने कहीं ऐसे इवेंट्स देखे हैं ना, लेकिन हकीकत कुछ और है। जैसे एग्जांपल दूं, पहले प्रेसिडेंट ये ट्रंप ही थे जिन्होंने यूक्रेन की तरफ लीथल वेपन्स भेजे थे। नंबर 2, जो नॉर्थ 2 पाइपलाइन है जिसके थ्रू रशिया इस तरफ यूरोप में अपनी गैस एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको बनाने वाली कंपनी पर सैंक्शन लगाने वाले भी ट्रंप थे। देख रहे हैं आप बात। प्लस सीरिया में जो रशिया का सपोर्ट है उस पर अटैक करने वाले भी ट्रंप थे। तो 3 कारण मैंने आपको गिनवाए जहां पर हमें पता लग रहा है कि ट्रंप टुक स्टैंड अगेंस्ट पुतिन। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती रखने के लिए ताकत भी दिखाना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई ही डिड दिस। ये देखिए जो आपको अभी बताया, कह रहे हैं कि अगर पुतिन ने बात नहीं मानी तो डबल डाउन कर देंगे अपने एफर्ट्स को, इतना सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को कि जितना अभी तक नहीं हुआ था, इतना सपोर्ट जितना अभी तक नहीं हुआ था। तो आप सोच रहे होंगे, जेलेंस्की तो सोच रहे होंगे हाँ भाई पुतिन मना कर दो यार, तुम हमें सपोर्ट आ जाएगा और ज़्यादा। नाउ हाउ डज यूक्रेन थिंक ऑफ ट्रम्प्स प्लान? अब यूक्रेन का क्या मानना है? भाई जाहिर सी बात है, यूक्रेन इज़ लुकिंग कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बाइडेन के टाइम पर जो वादे किए गए थे वो ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो यहाँ पर पुतिन का अगर गेन कर रहे हैं स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब है कि वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं जेलेंस्की कि देखो मैं चैरिटी नहीं मांग रहा अपने लिए, ये 2 वे स्ट्रीट है। अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो आप अपने आप को सपोर्ट करते हैं। तो यूएस इज लाइक कि देखो ये कहानी ना हम दुनिया को सिखाते हैं, तुम हमें मत सिखाओ। एंड जेलेंस्की इज लाइक कि अरे यार यूरोप तुम तो सुनो, चलो यूएसए नहीं सुन रहा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा अगर यूक्रेन गिरता है, यूक्रेन का फर्दर और एरिया नेक्स्ट कर लेते हैं पुतिन, तो नेक्स्ट खतरा किस पर है? यूरोप तुम पर है। तो अगर तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो समझो तुम अपना फ्रंटियर को सपोर्ट कर रहे हो, अपने लिए स्ट्रेंथ कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट ही इज एक्चुअली प्रपोजिंग। तो उनका कहना है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क रीजन है, खेर्सन रीजन है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दिस क्लेम, दिस इज नॉट चैरिटी, यू आर सपोर्टिंग योर सिक्योरिटी। प्लस यहां पर यूक्रेन कह रहा है, देखो अभी भी देखिए क्या कह रहा है कि मेरे पास विक्ट्री प्लान है। अब आप लोग भी सोचेंगे यार इसको कहते हैं हिम्मत, विक्ट्री प्लान, तुम्हारे पास विक्ट्री प्लान है?
तो कह रहे हाँ, जीतने की पूरा प्लान है मेरे पास। आप सोचोगे कैसे? देख, जैसे इन्होंने कहा कि यूएसए, आप ना जो हमारे लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं, एक तो उसको हाँ कर दो कि हम रशिया के खिलाफ उसको यूज कर सकें। रशिया के अंदर जो बेसिस है ना, मिलिट्री बेसिस, वहां पर अटैक करेंगे। यूएसए इज लाइक चलो आगे और बताओ। यूक्रेन का विक्ट्री प्लान है कि आप ना हमें नेटो का ऑफिशियल मेंबर बना लो। जैसे हमें बना लोगे तो तुरंत नेटो की फोर्सेस यहां आ जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, और जितने रेस्ट्रिक्शंस आप हम पर लगाते हैं वॉर टाइम के, वो हटा लीजिए, जिससे कि हम हथियारों से जो चाहें वो कर सकें। यूएसए इज लाइक अच्छा, ये खुशी की बात है कि तुम विक्ट्री की सोच रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो, जैसे नेटो का तुम्हें ऑफिशियल मेंबर बनाया तो इसका मतलब क्या है कि नेटो के सभी मेंबर अब रशिया की न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है उनके जद में आ जाएंगे। इससे पहले भी पुतिन ये अंदेशा दे चुके हैं कि देखो, अगर नेटो की फोर्सेस मुझे यूक्रेन में दिख गई, बाहर से तुम हथियार सप्लाई कर रहे हो, फंड कर रहे हो, एक बात है, लेकिन अगर यहां क्या न्यूक्लियर जो आपकी आईसीबीएम है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको इतने मिनट लगेंगे केवल ब्रिटेन में पहुंचने में। तो ग्रेट ब्रिटेन में वो होगा जैसे आपने करके दिखाया था जापान में, उससे भयानक भी हो सकता है। और फिर बस उससे कुछ और मिनट फालतू यूएसए भी आ सकता है इसी के जद में। तो यूएसए लाइक कि यार तुम ये जो नेटो इन्विटेशन की बात कर रहे हो ये नहीं हो पाएगा। इससे पहले जब यूक्रेन ने कहा देखो नेटो इन्विटेशन, नेटो का हमें मेंबर बना लो, तो यूएसए का कहना था कि नेटो की मेंबरशिप हम तुम्हारी बाद में देखेंगे, पहले ना वॉर निपटा लो। यूक्रेन इज लाइक कि भाई वॉर में ही तो जरूरत है, नहीं पहले वॉर निपटा लो, नहीं तो हम सबका कमिटमेंट डायरेक्टली वॉर में हो जाएगा और रशिया के साथ ये इशू जो है और फर्दर एस्केलेट हो जाएगा। और ये तुम रेस्ट्रिक्शन हटाने की बात करो, भाई साहब हमने तुम पर रेस्ट्रिक्शन हटाया कि भाई तुम लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग रेंज वेपन्स है उसको यूज़ कर सकते हो, तो भाई साहब फिर वो रशिया भी तो करेगा, और रशिया अगर करने लग गया फिर क्या होगा? तो ये इनका प्लान है। प्लस अगर आप सपोर्ट लेते हो तो कुछ ना कुछ ऑफर तो करते हो। अब ये ऑफर क्या कर रहे हैं यूरोप को? तो जेलेंस्की कह रहे हैं देखो ऐसा है, एक तो जो तुम मुझे चैरिटी समझ रहे हो वो तुम्हारा खुद का फायदा है, ठीक है, नहीं तो रशिया तुम पर भी अटैक करेगा आगे। दूसरा, फ्री में नहीं ले रहा हूँ मैं, प्लस तुम्हें नेचुरल रिसोर्सेज अपने दूंगा, क्योंकि फूड का हब माना जाता रहा है, एग्रीकल्चर, ऑयल, तो उनका कहना है कि वो भी आपको मिलेगा। मैं नेचुरल ऑयल की बात करूँ, मैं क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, वेजिटेबल ऑयल एटसेट्रा, इनका प्रमोशन। प्लस जो मेरे जो ट्रूप्स हैं वो वॉर में हार्डन्ड हो गए हैं, तो मेरे ट्रूप्स से मैं तुम्हारी यूरोप की भी सुरक्षा कराऊंगा। तो दैट इज व्हाट जेलेंस्की इज ऑफरिंग। देख रहे हैं व्हाट रशिया थिंक्स ऑफ यूरोप्स प्लान। अब रशिया का मानना है कि देखो इससे पहले भी तुम लगातार अपना सपोर्ट देते रहे हो और इससे सिचुएशन गड़बड़ हुई है, तो अगर आप न्यूट्रलिटी यहाँ पर रखते हो तो ये सब कुछ होता ही ना। तो रशिया तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। नाउ पीपल चॉइस इज मतलब शुड बी कंसिडर्ड। तो रशिया का कहना है ऑलरेडी हमने जो ये लुहांस्क रीजन है, पूरा डोनबास रीजन है, डोनेट्स्क रीजन, हमने इसमें रेफरेंडम करा लिया, 99% जनता कहती है मदर रशिया। तो एक तरीके से इंटरनेशनल रूल के हिसाब से भी ये एरिया जो है वो रशिया के पास ही रहेगा, ये इनका कहना है। प्लस रशिया ने ऑलरेडी यहाँ पर पासपोर्ट्स दे दिए हैं। 2019 में पासपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को पासपोर्ट दे दिए। एक तरीके से पासपोर्ट देने का मतलब क्या, अब तुम रशिया के सिटीजन हो। प्लस करेंसी यूक्रेन वाली बंद करा दी और अपनी करेंसी चला रहे हैं। तो एक तरीके से भाई ये तो फॉर्मलाइजेशन हो गया। टीवी, यूक्रेनियन टीवी नहीं चलेगा, यूक्रेनियन मोबाइल नहीं चलेंगे, नेटवर्क और टीवी सब किसका चलेगा? रशिया का चलेगा। वही न्यूज़ सब कुछ दिखेगी जो रशिया चाहता है। एजुकेशन करिकुलम यूक्रेनियन नहीं, अब रशियन एजुकेशन करिकुलम चलता है, जिसमें रशिया के प्रति भक्ति, नेशनलिज्म वो बच्चों को सिखाया जा रहा है उस यूक्रेन वाले पार्ट में जो ऑलरेडी इनके अंदर है। अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन आ जाता है कर्स्क रीजन। एक्चुअली अगस्त 2024 की बात है, इसी साल की। यहां पर यूक्रेन ने क्या करा, रशिया का जो ये वाला रीजन है कर्स्क प्रोविंस, इसमें एंट्री कर ली। और रशिया ने मतलब रशिया को ये दिखाना चाह रहा था कि देखो तुम ही केवल हम पर इन्वेजन नहीं कर रहे, देखो हम चाहें तो तुम्हारे कुछ एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप कहेंगे ये कैसे कर लिया? एक्चुअली जो आपका यूक्रेन है, इसका ये वाला जो बॉर्डर है, यहां पर तो रशिया स्ट्रांग है, यहां पर एक गैप पर ये कर्स्क रीजन में आगे बढ़ गए। कहा गया कि इसका एक रीजन था कि वो वेस्ट को दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम अभी भी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में हैं, क्योंकि लोग पैसा हथियार उसी पर तो लगाना चाहेंगे भाई जिसके जीतने के चांसेस हों। तो अब ये पुतिन का एक मेजर पॉइंट बना हुआ है। अब यहां पर देखिए दिमित्री पेस्कोव क्या कह रहे हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अनफ्रेंडली कंट्री। इनका मानना है कि जो यूएसए अपनी पोजीशन शो कर रहा है कि वॉर खत्म कर देंगे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वॉर क्रिएट ही यूएसए का कराया हुआ है।
अगर बाइडेन के टाइम में या उससे पहले, मैंने 3 वाक्य आपको बताए, इससे पहले ट्रंप के टाइम में भी अगर आप यूक्रेन को ना ऐसे पोजीशन करते कि वो नेटो को ज्वाइन करने वाला है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने वाला, तो कोई पंगा ही ना होता, राइट? तो यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, डोंट प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड दैट नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन। अब ये पुतिन ऐसा क्यों मैसेज करवा रहे हैं? वो केवल इसलिए करा रहे हैं जिससे वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग दिखाएं। नहीं तो ऐसा नहीं हो जाएगा अरे यूएसए बड़ा हो गया, देखो यार वॉर खत्म करा दिया। नहीं, वो तुम्हारे लिए भी जरूरी है यूएसए इस वॉर को खत्म कराना, राइट? प्लस बी रियलिस्टिक, यही देखिए कह रहे हैं कि व्हाट ट्रम्प सेज, इसमें रियलिज्म देखना पड़ेगा। अब ईयू का भी तो साथ आना जरूरी है। मतलब अगर यूएसए की पर सुरक्षा के खतरा की बात करें और ईयू पर खतरे की बात करें, भाई साहब किस पर ज्यादा खतरा है? रशिया के जीतने से, ईयू पर। और इस वजह से ईयू कई बार स्टैंड लेता है यूएसए से अलग, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। अगर कोई भी पीस प्लान सक्सेसफुल हो सकता है इस एरिया में, आपको लगता है बिना यूरोपियन यूनियन के कंसेंसस के हो सकता है? ट्रंप ने कहा मैं 24 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी तो साथ लेना पड़ेगा, राइट? और यहां पर जेलेंस्की इज हैविंग क्लोज कोऑर्डिनेशन विद यूरोपियन लीडर्स। जैसे कि अभी रिसेंटली ये जोसेफ बोरेल हैं, ये यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, ये आए और उन्होंने कहा वी आर प्रोवाइडिंग अनवेवरिंग सपोर्ट टू यूक्रेन। ये कहा गया, ये इस वजह से किया गया क्योंकि बाइडेन अगर जाते हैं तो ऐसे में हताश ना हो जाए यूक्रेन, इनसिक्योरिटी ना हो जाए और पुतिन ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, तो ये मैसेज दे दे कि यूरोपियन यूनियन तो तुम्हारे साथ खड़ी। और ये तब हो रहा है जब हंगरी के जो लीडर हैं, स्लोवाकिया के लीडर हैं, वो अगेंस्ट हैं टू फर्दर गिव दिस सप्लाइज टू यूक्रेन। अब अच्छा, यूरोप कैपेबल है क्या कि यूएसए बैकफुट पे आ जाए और यूरोप सब संभाल ले? देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं एड की, तो यहां पर कंसिडरेबल एड जा रही है। जैसे कि ये $53.7 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो लगभग 15 बिलियन यूरो, ठीक है, कंसिडरेबल एड जा रही है। लेकिन अगर यूएस से बैकफुट पर जाता है तो यस, यूरोपियन यूनियन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जर्मनी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जर्मनी ने अपनी जो कंपनी है उसका जो एम्यूनिशन प्रोडक्शन है उसको 7 गुना कर दिया है और लगातार ये सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए, ये जो जर्मन चांसलर हैं उनका कहना है कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू द यूक्रेन इज वेरी स्मॉल। तो अगर जर्मनी ये कह रहा है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत कम है, तो जेलेंस्की तो खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट से ये जो वॉर की सिचुएशन है रिजॉल्व नहीं होने वाली? यानी कि यहां पर पुतिन चाहेंगे कि ट्रंप केवल तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, इन सब की जबान भी जरा लगाम में कराओ जो पुतिन के खिलाफ बोल रहे हैं, रशिया के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ईयू मेंबर्स को साथ लाना जरूरी है, क्योंकि अभी केवल एक फैक्शन है, छोटा फैक्शन है यूरोपियन यूनियन का, जो इस पीस के सपोर्ट में है, जो चाहता है यूक्रेन को फर्दर सप्लाई ना की जाए। लेकिन यहां पर एक बड़ा पार्ट वो भी है जो इसके अगेंस्ट है, एनर्जी। अब इससे पहले रशिया ट्राई कर चुका है, मतलब क्रीमिया के टाइम पर भी किया था कि देखो अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनी तो हम एनर्जी सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे टुवर्ड्स यूरोप। और यूरोप के सामने 2 चॉइस होंगी, भाई साहब अगर सप्लाई कम होगी तो भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और यूरोपियन यूनियन के ठंडे इलाकों में, जिसमें आपको अपनी बिल्डिंग्स को गर्म रखना पड़ता है, टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी के दाम बढ़ गए तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ गई तो जनता जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएगी। तो ऐसे में तुम्हें इसको चुनना है या यूक्रेन को सपोर्ट करना है? तो ऐसे में रशिया ने सोचा था कि शायद यूरोपियन यूनियन खुद कहेगी कि भाई यूक्रेन तुम बैक डाउन कर लो, मत बनो नेटो का पार्ट। लेकिन यूरोपियन यूनियन लगातार इंडिकेशन देता रहा कि नहीं नहीं यूक्रेन तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम हमारा पार्ट भी बन सकते हो। नाउ प्रो रशियन पार्टी जो थी उस समय, उन्होंने माहौल बनाया, यानी कि रशिया के सपोर्ट से यूरोप में कुछ पार्टीज काम कर रही हैं। जैसे जर्मनी की AfD पार्टी, उसको भी पुतिन का करीबी माना जाता है। वो अपनी सरकार के खिलाफ हो गई कि यार देखो तुम रशिया और यूक्रेन के चक्कर में अल्टीमेटली अपनी जनता को क्यों महंगाई की मार मार रहे हो। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपना प्लान बनाया। यूरोप ने कहा कोई नहीं, हम जो है एनर्जी को कट कर देंगे, टेम्परेचर को थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। आपने सुना होगा ये आईफल टावर की लाइट्स इन्होंने बंद कर दी। लेकिन पुतिन ने लाइक कि भाई कब तक ये बंद करोगे लाइट बंद करके परमानेंट सोल्यूशन थोड़ा ना होगा। अगर आपको लग रहा हो कि अब तो रशिया से एनर्जी आ ही नहीं रही, गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि रशिया से एनर्जी सप्लाई हो रही है। वो क्रूड ऑयल अदर देशों के पास जा रहा है, जैसे इंडिया, यहां पर रिफाइन हो रहा है और फिर यूरोप में सप्लाई हो रहा है। तो यानी कि अभी भी रशिया के ऑयल पर डिपेंडेंस तो बढ़ी हुई है। एक तरीके से जो चीज डायरेक्ट ले सकते थे अब महंगी ले रहे हैं। तो देखना पड़ेगा भाई ये कब तक तुम सस्टेन कर पाओगे। लेकिन यूरोप ने भी देखिए 1/3 जो अपनी डिपेंडेंस है रशिया पर उसको कम किया है, राइट। और LNG पाइपलाइंस बनाई हैं, अल्टरनेट पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिससे कि ज़्यादा वो आंट्रिस ना कर सके रशिया इनको। अब रशिया और यूरोप का अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर डिफेंस स्पेंडिंग में रशिया इज वे हाई।
कहां पर ऑन एन एवरेज यूरोपियन यूनियन के देश 2.1% ऑफ जीडीपी अपना डिफेंस पे खर्च कर पा रहे हैं, लेकिन रशिया 5% से ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसे में अगर यूएसए बैकआउट कर जाए कि भाई हम तो पीस के साथ हैं, हम नहीं सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, और यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि नहीं यूक्रेन खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कितने लंबे समय तक ये खड़े रह पाएंगे, देखने वाली बात होगी। ये देखिए, ये जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि भाई बहुत कम सपोर्ट जा रहा है, बढ़ाओ। अब देखिए बाइडेन ने जाने से पहले क्या करा, अगर ट्रंप आ भी गए तो ट्रंप कहीं यूक्रेन के खेल को बिगाड़ ना दें, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि यूक्रेन तुम्हें जो सपोर्ट जाना है ना, मैं टाइमली यहीं से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। प्लस जो पेंटागन है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है जो यहाँ का मतलब यूएसए का, इन्होंने कहा कि अब तुम्हें जो ट्रेनिंग होती है तुम्हारे लोगों की वो पेंटागन नहीं करेगा, नेटो करेगा। तो पेंटागन पे तो डायरेक्ट चल सकती है ट्रंप की, लेकिन भाई साहब नेटो पे थोड़ा चल जाएगी डायरेक्ट ट्रंप की। तो मतलब इसलिए कि बाइडेन को तो लग ही रहा था कि ट्रंप आने वाले हैं, कि चलो भाई पहले से ही फुल प्रूफ बना लूँ प्लान। ये देखिए इन्होंने सोचा कि यार अब जो है शायद पैसा कैसे सपोर्ट मिलेगा, तो इन्होंने क्या करा, रशिया के $300 बिलियन से ज़्यादा के जो एसेट्स हैं जो अदर जगह पर हैं, जैसे यूएस डॉलर में भी रिजर्व हैं, उन सबको इन्होंने फ्रीज कराया हुआ है। तो यहाँ पर बाइडेन ने प्लान बनाया कि इसका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, उससे हम यूक्रेन को फंड करेंगे। तो इट्स लाइक रशिया का पैसा जो अलग अलग यूरोपियन देशों में इन्वेस्टेड है, उनकी गवर्नमेंट का पैसा, उसको इन्होंने किया हुआ है सीज, जो अपने आप में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के जो लॉज हैं उसके खिलाफ है। लेकिन इनका मानना है कि भाई जब वॉर वो कर रहे हैं, यूएन के रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं, तो वो कौन सा जो रूल्स हैं उसको मान रहे हैं, तो हम भी ऐसा करेंगे जिससे प्रेशराइज कर सकें, बट हम तो फॉर गुड कर रहे हैं जिससे पीस आ जाए, ऐसा इनका मानना है। अब उससे जो ब्याज इकट्ठा हो रहा है उस ब्याज से ये सप्लाई करेंगे इनको सपोर्ट। ये बाइडेन प्लान बनाकर गए हैं। साथ में कहा कि $50 बिलियन के आसपास का सपोर्ट तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, टेंशन मत लो, और $20 बिलियन तो मैं तुम्हें बाई दी एंड ऑफ माई टर्म देकर जाऊंगा, जिससे कि अगर सरकार बदली भी तो तुम्हें टेंशन नहीं है। ये इनका प्लान है। प्लस G7 मेंबर से कह रहे हैं हम मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे टू स्ट्रेंथन यूक्रेन, उस पर हमारा कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। तो अब आपको एक क्लैरिटी हुई होगी क्या है इस पूरे इशू की डिफरेंट लेयर्स, कैसे होगा पीस प्रोसेस कामयाब, और क्या है इसमें चैलेंजेस, अब फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। यानी कि अब यूरोपियन यूनियन को ट्रंप को इन लाइन लाना होगा, तभी इसका कोई सोल्यूशन हो पाएगा। ऑल्दो पुतिन इज मस्ट बी क्वाइट हैप्पी, लेकिन ऐसा दिखाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन नेगोशिएशन, क्योंकि यहां पर लिए गए फैसले, यहां पर लिए गए स्टांस कई सालों तक एक्चुअली याद रखे जाएंगे। देखिए 1954 में क्रुश्चेव ने जो फैसला लिया था क्रीमिया को देने का, आज उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसे ही पुतिन को ये बात पता है, नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड ट्रंप इज ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम। यानी कि ही इज नॉट गोइंग टू रिक्वेस्ट चलो पीस कर लो, नहीं, वहां पर भी वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करेंगे कि आओ टेबल पर, नहीं तो कुछ और होगा। क्लैरिटी आपको मिल गई? इफ इट इज क्लियर जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। नाउ यू कैन कनेक्ट विद मी हियर, शशांक त्यागी फॉर यू। यहीं पर आपको एक PDF अपलोडेड मिल जाएगी। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस इन रशिया यूक्रेन वॉर, व्हाट प्रोस्पेक्ट्स डज इट ब्रिंग टू अदर रीजन्स।